नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः स्टैटिस्टिक्स की इस क्लास में। इससे पहले हमने सांख्यिकी के प्रकारों का अध्ययन किया और उसके बाद आज हम अध्ययन करेंगे सांख्यिकी के अनुप्रयोग और एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो उसमें पहला जो प्रयोग है वो राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा। हम देखते हैं कि राज्य और सरकार किस प्रकार से सांख्यिकी का प्रयोग अपने दैनिक कार्यों में और प्लानिंग में करते हैं। तो राज्य के प्रभावी कामकाज के लिए सांख्यिकी अपरिहार्य है, अनिवार्य है। विभिन्न विभागों और अधिकारियों को विभिन्न मामलों पर विभिन्न तथ्यों और आंकड़ों की आवश्यकता होती है, यानी कि उनको डेटा चाहिए होता है। बहुत सारे फैक्ट्स जो अलग अलग मामले हैं उनके बारे में उनको ज़रूरत पड़ती है। वे इस डेटा का उपयोग शासन के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक नीतियों और दिशा निर्देशों के निर्माण में करते हैं। तो ये जो डेटा है इसका यूज़ किस में किया जाता है? पॉलिसी फॉर्मेशन में, और जो गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, डायरेक्शंस बनाए जाते हैं, उनके बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। परंपरागत रूप से लोगों ने उपयुक्त सैन्य और राजकोषीय नीतियों के निर्माण के लिए मानव शक्ति, अपराध, धन, आय, इन सबसे संबंधित डेटा एकत्रित करने के लिए सांख्यिकी को उपयोग किया है। तो ये प्राचीन काल की बातें हैं कि भाई सैनिक नीति बनानी है या राजकोषीय नीति बनानी है कि राज्य के आय और व्यय के संबंध में प्लानिंग करनी है। तो उसके लिए कितनी जनसंख्या है, कितने अपराध हुए हैं और कितनी आय और धन लोगों के पास अर्जित हो रही है, उसके आधार पर कितना टैक्स लिया जाना है, कौन कौन से सार्वजनिक व्यय किए जाने हैं, इनकी जानकारी के लिए स्टैटिस्टिक्स का उपयोग किया जाता था। पिछले कुछ वर्षों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने जैसे राज्य के परंपरागत कार्यों के साथ मानव कल्याण के कार्य भी किया जाने लगा है राज्य के द्वारा। तो इनके लिए भी सांख्यिकी का अनुप्रयोग का दायरा भी बढ़ गया है। आज सरकारें जनसंख्या है, कृषि है, रक्षा है, राष्ट्रीय आय है, समुद्र विज्ञान, प्राकृतिक संसाधन, अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे कई पहलुओं पर अपने एजेंसियों के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करती है। तो ये मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्र हैं जहाँ सरकारों को कार्य करना पड़ता है और वो अपने कार्य प्रक्रियाओं के लिए आंकड़ों पर निर्भर करती है। और ये आंकड़े या तो स्वयं अपनी एजेंसियों के माध्यम से कलेक्ट करती है या किसी अन्य एजेंसी से ये डेटा कलेक्ट करवा करके और स्वयं अपने उपयोग के लिए प्राप्त करती है। इसके अलावा केंद्र के साथ साथ राज्य स्तर के लगभग सभी मंत्रालय अपने सुचारू कामकाज के लिए आंकड़ों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। इसके अलावा सांख्यिकीय जानकारी की उपलब्धता सरकार को सिस्टम के समग्र कामकाज में सुधार करने के लिए नीतियाँ और दिशा निर्देशों को तैयार करने में सक्षम बनाती है। तो ये हम देखते हैं कि चाहे केंद्रीय स्तरीय हो या चाहे से राज्य का स्तर हो, तो मंत्रालय द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं या जो पॉलिसी बनाई जाती है वो डेटा पर आधारित होती है कि कितनी चीज़ें हमें आवश्यकता है, इसकी जानकारी डेटा से हमें मिल जाती है। तो वो डेटा के आधार पे कि कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, इसकी जानकारी भी मिल जाती है। तो जो सिस्टम है उसको सुधारने को, उसको कार्यशील बनाने में डेटा का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। अब दूसरा उपयोग हम देखते हैं अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र असीमित आवश्यकताओं के बीच सीमित संसाधनों को सबसे इष्टतम तरीके से आवंटित करने के बारे में अध्ययन करती है। तो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं और हमारी वांट्स या एंड्स अनलिमिटेड होती हैं। तो उनके बीच में जो संसाधन है उनका अनुकूलतम आवंटन करना होता है। इसी का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। तो सांख्यिकी अर्थशास्त्र में कुछ बुनियादी सवालों के जवाब देने के लिए जानकारी प्रदान करती है, हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं देती है। और वो प्रश्न क्या हैं, मूलभूत प्रश्न क्या हैं? उत्पादन क्या करना है, उत्पादन कैसे करना है, और उत्पादन का वितरण कैसे होना है, उत्पादन किसके लिए करना है। तो सांख्यिकीय जानकारी जो होती है वो आर्थिक समस्याओं और आर्थिक नीतियों के निर्माण को समझने में मदद करती है। तो आर्थिक नीतियाँ और आर्थिक समस्याएं, तो आर्थिक नीतियाँ किसके द्वारा गाइड होती हैं? आर्थिक समस्याओं के द्वारा। और आर्थिक समस्याओं को आंकड़ों के रूप में स्टैटिस्टिक्स प्रस्तुत करती है। परंपरागत रूप से आंकड़ों का अनुप्रयोग सीमित था क्योंकि आर्थिक सिद्धांत निगमनात्मक तर्क पर आधारित हुआ करते थे। और निगमनात्मक तर्क जो था वो किसी ने थ्योरी रखा, फिर उसको आगे हम देखते चले जाते हैं।
लेकिन अधिकांश सांख्यिकीय तकनीकों को सभी विषयों में अनुप्रयोग के लिए पर्याप्त विकसित नहीं किया गया था। तो प्राचीन काल में जो सिद्धांत थे वो निगमनात्मक तर्क पर बनाए जाते थे, और उस टाइम में इसका कारण ये था कि सांख्यिकीय जो विधियाँ थी या तकनीकें और टूल्स और टेक्निक्स थी स्टैटिस्टिक्स की, वो इतनी अधिक डेवलप नहीं थी कि उनको हर विषय में प्रयोग किया जा सके। लेकिन आज के समय में क्या हुआ है, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है और उसका बहुत ही एडवांस लेवल हमारे पास उपलब्ध है। तो उस स्थिति में सांख्यिकीय डेटा और सांख्यिकीय विश्लेषण की जो तकनीक और टूल्स हैं वो एकदम उन्नत स्थिति में पहुंच गई हैं, और उनका इस कदर विकास हो चुका है कि वो विज्ञान की किसी भी शाखा में या ज्ञान की किसी भी शाखा में उनका सुगमता से प्रयोग किया जा सकता है। अर्थशास्त्र में कई विद्वानों ने अब किसी भी आर्थिक प्रस्ताव की व्याख्या करने के लिए अपने तर्क को निगमनात्मक तर्क से हटा करके और आगमनात्मक तर्क को अपनाया है। तो इंडक्टिव अप्रोच पे आ गए हैं, यानी कि पहले आप डेटा देखो और उससे कोई जनरलाइजेशन चीज़ निकल के आ रही है तो उसको हम आगमनात्मक तर्क कहते हैं। तो इस आगमनात्मक तर्क के लिए बड़ी संख्या में इकाइयों के आर्थिक व्यवहार के अवलोकन की आवश्यकता होती है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, बहुत सारी इकोनॉमिक यूनिट्स के इकोनॉमिक बिहेवियर से, और उस बिहेवियर को हम डेटा के मार्फत समझते हैं, और उस डेटा में कोई पैटर्न निकल के आ रहा है, कोई सिमिलरिटी या जनरलाइजेशन लायक चीज़ निकल के आ रही है, तो उसको हम थ्योरी के रूप में डेवलप कर देते हैं। और ऐसा किस लिए संभव हो पाया है, डेटा और टेक्निक्स की वजह से, क्योंकि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और टूल्स जो हैं वो काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं, और उनकी सहायता से हम इन चीज़ों को आसानी से समर्थित या सपोर्ट या वेरीफाई या वैलिडिफाई कर सकते हैं। तो अर्थशास्त्र में बहुत से प्रयोग होते हैं, जैसे कि आर्थिक सिद्धांतों या परिकल्पनाओं का परीक्षण और सत्यापन। तो अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन, वितरण, विनिमय, खपत, व्यापार चक्र, कराधान आदि क्षेत्रों में निगमनात्मक तर्क के आधार पर विभिन्न सिद्धांतों और को विकसित किया है। और यह निगमनात्मक आधार पर जो सिद्धांत विकसित किए गए थे ये केवल शैक्षणिक हित के लिए सही हैं, जब तक कि इनको अनुभवजन्य परीक्षण या सत्यापन के माध्यम से परखा नहीं जाता है। तो निगमनात्मक तर्क के आधार पर जो सिद्धांत विकसित हुआ उसको आपको वैलिडिफाई करना पड़ेगा, उसको आपको जज करना पड़ेगा कि ये वास्तविक जीवन में लागू भी होता है या नहीं। और वो किसके आधार पर करेंगे हम, डेटा के आधार पर या सांख्यिकी के आधार पर। तो सांख्यिकी हमें क्या बताती है कि वास्तविक जीवन की स्थितियों में इन सिद्धांतों की प्रासंगिकता क्या है, क्या ये वाकई लागू नहीं होते हैं तो किस हद तक नहीं होते हैं। तो ये तुलना करने में हमें सक्षम बनाती है, और उसके लिए अनेक प्रकार के टेस्ट और डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनका उपयोग करते हुए हम टेस्ट कर लेते हैं। आर्थिक समस्याओं की व्यापक समझ और अध्ययन भी हमें सांख्यिकी आसान बनाती है। तो आंकड़े हमें सटीक और स्पष्टता के साथ विभिन्न आर्थिक समस्याओं को समझने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह हमें बेहतर परिणामों के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में नीतियाँ बनाने में भी सक्षम बनाता है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए धन और आय के आंकड़े आय की असमानताओं को बताने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसमें क्या होता है कि अस्पष्ट जो बातें हैं उनको आप आंकड़ों के रूप में सटीकता से समझ सकते हैं, बड़ी आसानी से और संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। इससे हमें उन समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक नीतियाँ बनाना बड़ा आसान और सरल होता है। इसी तरह से यदि हम देखें कि मुद्रास्फीति की जो समस्या है उसके आंकड़े हमें मिल जाते हैं, तो उसके आधार पर अर्थव्यवस्था के जीवन निर्वाह की लागत को समझने में मदद मिलती है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हम मौद्रिक नीति या राजकोषीय नीति या दूसरे सेक्टर्स में जैसे इंटरनेशनल ट्रेड है वहाँ पे कौन कौन से रेगुलेशंस रूल्स हमें बनाने हैं, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम आगामी वीडियो में। धन्यवाद।